हेलो एवरीवन। आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया एंड इसके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं, क्या रेलेवेंट एडिटोरियल्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, और क्या ओवरऑल अप्रोच होनी चाहिए। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 11 मार्च, मंडे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि अभी न्यूज़ आ रही है कि इंडियंस जो हैं रशिया यूक्रेन वॉर में उनकी डेथ हो रही है, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस है। और अभी जो न्यूज़ में है, बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस हो रहा है, वो क्या उसके रीजंस हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और गवर्नमेंट जो अब नया एक टाइप से टोल कलेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश करने वाली है। अभी तक जैसे फिजिकल कलेक्शन होता था बाय कैश, उसके बाद फास्टैग आया, तो अब एक नया टाइप का सिस्टम आने वाला है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना एडिटोरियल एनालिसिस। तो सबसे पहला आपका आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, स्टेट बैंक एंड आर्ट ऑफ इवेजन। अगर हम इसकी रेलेवेंस की बात करें, कहाँ कहाँ ये आर्टिकल काम आ सकता है, तो सबसे पहली बात तो ये आपके पॉलिटी में काम आ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही है, इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है, तो ओवरऑल आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, तो उसमें जो इलेक्शंस वाला पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसके क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके क्या पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कॉम्पोजिशन है, अपॉइंटमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें। एंड अगर हम मेंस की अगर बात करें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका GS2 में आएगा पॉलिटी में। एंड स्पेशली आपकी जो अलग अलग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो समय समय पे होते रहते हैं, तो उसमें से इलेक्शन फंडिंग वाला जो इशू है आपका, इलेक्शन फंडिंग, उस टॉपिक के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। एंड बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्यों लाया गया है ये, और क्या क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं इलेक्शंस को फंड करने के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बात हो रही है। तो देखिए 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने डिक्लेयर किया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप इन शॉर्ट समझ लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन करने के लिए चाहिए होते हैं फंड्स, ठीक है। तो फंड्स जो होते हैं ये डोनेशन के माध्यम से जनरली एक्सेप्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तक क्या इशू पाया जाता था, काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कैश में फंडिंग को जनरेट करते थे, कैश में फंड कलेक्ट करते थे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू आने लगा ब्लैक मनी का, कि जितने भी लोग होते हैं थे, काफी सारे लोग जो होते थे अपना ब्लैक मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करा करते थे। एंड इलेक्शन में काफी ज्यादा ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता था एंड उससे काफी ज्यादा इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस होती। इस इशू को कम करने के लिए ये वाला सिस्टम लाया गया कि जहाँ पे अब जो फंडिंग होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के माध्यम से होगी। जो भी पॉलिटिकल फंडिंग होगी उसमें ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए एक सिस्टम लाया जाएगा। सिस्टम अब ऐसा रहेगा कि सरकारी बैंक रहेगा एक, जैसे इस केस में एसबीआई जो है एक टाइप से मिडिल मैन की तरह काम करेगा। ये देखेगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उनको अगर फंडिंग को एक्सेप्ट करना है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, किसी को भी अगर कोई अगर एक पर्सन है एक, अगर इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए 10 रुपए उसे डोनेट करने हैं, तो ये एसबीआई के पास जाएगा। एसबीआई जो है इसे एक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा। एक टाइप से बॉन्ड होगा जिसमें लिखा होगा ये जो पर्सन है ये इतना अमाउंट जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता है, तो एसबीआई जो है इससे फंड कलेक्ट करेगा और ये फंड जो है पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे
ये रहेगा कि बैंकिंग के माध्यम से कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें कोई भी ब्लैक मनी नहीं है, एंड इसकी वजह से इलेक्शंस में काफ़ी ब्लैक मनी कम हुआ भी। और इसके कुछ प्रोविजंस की अगर बात करें तो ऐसा है कि एसबीआई जो है ये नहीं बता सकता है कि कौन व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट कर रहा है। ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स हैं ये पब्लिक में नहीं जा सकती। अगर कोई आरटीआई के माध्यम से जानना चाहे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी एक इंडिविजुअल ने या कितने इंडिविजुअल्स ने कितना डोनेट करा है तो वो इंफॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। तो ये है पूरा आपका सिस्टम पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो देखिए, दिस वाज अ स्कीम विच ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ अनलिमिटेड एनोनिमस फंडिंग। तो जो पहचान है व्यक्ति की वो पहचान सामने नहीं आती और ये एनोनिमस बन के रह जाता है। इसकी मदद से इसके कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि इसके आने से काफ़ी बड़े माध्यम से काफ़ी बड़े स्केल पे एनोनिमस फंडिंग होने लगी पॉलिटिकल पार्टीज में, और पॉलिटिकल पार्टीज में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा पैसा रोल प्ले करने लगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव थे और एसबीआई का क्या रिस्पॉन्स था, इसके ऊपर एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं। टू गिव लॉजिकल एंड कंप्लीट इफेक्ट टू इट्स रूलिंग, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ताकि उसके आदेश का पालन हो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करके रखता है, इसी के पास सारे ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन होते हैं और यही एक मिडिल मैन की तरह होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि अब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं करेगा, और द एसबीआई द 21 days to disclose 2 sets of information to Election Commission of India to put on its website। तो पहली चीज तो ये कही कि एसबीआई जो है इलेक्टोरल बॉन्ड क्योंकि असंवैधानिक घोषित कर दिए गए हैं तो उसके बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये 21 दिनों के अंदर अंदर जो एसबीआई है सारे के सारे जो अलग अलग डिटेल्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पास्ट में कितने लोगों ने कितने बॉन्ड इशू किए और किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया, ये इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पास ऑन करें, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसे अपनी वेबसाइट पे लगाए, ताकि लोगों का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर, उसके माध्यम से लोगों का जो जानने का अधिकार है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है यहाँ पे। द फर्स्ट वॉज द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज सिंस अप्रैल 12, 2019। तो जो इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, और डिटेल में जाने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 इस तारीख से लेके अभी तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं उन पे उनका ना डेट और किसने उसको परचेज किया है एंड कौन उसे डोनेट कर रहा है और कितने डिनोमिनेशन में कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करे। दूसरा ये द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द सेम टाइम फ्रेम। और एक तो डोनेटर जो डोनेट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और कौन सी पार्टी जो एक्सेप्ट कर रही है इसके बारे में भी पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी जो एसबीआई है डिटेल्स डिक्लेयर करे। अब देखिए हुआ क्या है, डेडलाइन जो है उसके 2 दिन खत्म होने से पहले एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट जारी करा। इस एफिडेविट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिकोड करे, कंपेयर करे और डिस्क्लोज करे। और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन का समय दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ये करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सक्षम नहीं है। बैंक ने कहा टू प्रोटेक्ट द डोनर्स एनोनिमिटी डिटेल्स ऑफ परचेज बॉन्ड्स वर डीकपल्ड एंड स्टोर्ड इन सेपरेट साइलोस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है ताकि डोनर जो डोनेट कर रहा है उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसको एनोनिमस रखने के लिए, उसको गुप्त रखने के लिए क्या किया गया है कि आधा डेटा डिजिटल सेव किया गया है और आधा डेटा फिजिकल फाइल के माध्यम से सेव किया गया है। एंड
दोनों का कोई भी सेंट्रल डेटाबेस नहीं है कि सेंट्रल डेटाबेस को उठा के सीधे पास ऑन कर दे, ऐसा नहीं है। और ऐसा बताया गया है कि कुछ डेटा जो डिजिटली स्टोर किया गया था, while others such as the name of purchaser KYC were stored physically, तो डेटा जो है दो हिस्सों में बांट के डिजिटल और फिजिकली सेव किया गया। और अगर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी भी पड़े सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो डिजिटल और फिजिकल डेटा को उसे अलग से निकाल के मैच करना पड़ेगा, उसकी कंपाइलेशन बना के फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो बता रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसमें काफी समय लग सकता है और इसमें काफी खर्चा भी हो सकता है। तो इट वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो इसके चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलग से 21 दिन के अलावा प्लस 4 मंथ्स का टाइम एडिशनल मांगा है कि हमें 4 महीने और दीजिए सुप्रीम कोर्ट, हम तब आपको ये करके दे सकते हैं। अब देखिए बैंक ने क्या एफिडेविट जारी किया, एक बार इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बैंक का कहना है ये बहुत अच्छा नहीं है, जो बैंक जो अपना स्टैंड कर रहा है कि हम सक्षम नहीं हैं। तो इसको कैसे एग्जामिन किया है, तो देखिए जो एफिडेविट कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कि 12 अप्रैल 2019 से लेके अभी तक लगभग 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं इनको इशू किया गया है और इनके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया गया है। एंड इनका डेटा जो है अलग अलग जगहों पे सील्ड है, अलग अलग फिजिकली और डिजिटल सेव्ड है, और जो फिजिकल है वो अलग जगह पे सील्ड है। Further, at the time of redemption by original bonds and pay slips were stored in sealed cover and sent to Mumbai branch. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि it can be noted that the name of all purchasers of electoral bond, details of encashment, including the name of political party, data, denomination, readily available at a single location. तो देखिए यहाँ पे ऑथर का जो एनालिसिस है ये कहता है कि हाँ, डेटा जो है फिजिकली स्टोर्ड है अलग जगह पे, लेकिन जितना भी डेटा है ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेटा भी अलग अलग जगह स्टोर्ड है। ये सारा का सारा डेटा जो है मुंबई ब्रांच में स्टोर्ड रखा जाता है। अगर स्टेट बैंक अगर चाहे तो ये चीज कर सकता है। Since the date of issue and denomination or digitally stored, this would be accessible to the SBI's main branch. तो अगर SBI चाहे तो इसको मैच कराया जा सकता है। The claim of SBI, the largest public sector bank in India, which serves 50 crore customers, that needs 4 months to match purchaser redeemer information, is baffling. ऑथर दूसरे हाथ पे ये भी कह रहा है कि देखिए SBI जो है 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड को मैच करने के लिए 4 महीने का समय मांग रहा है। अब आप सोचिए SBI जो है इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, लगभग 50 करोड़ कस्टमर्स को वो हैंडल करता है। तो ये बैंक जो है 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 4 महीना लगाना सही नहीं है। ये समझ नहीं आता है कि बैंक ऐसा क्यों कर रहा है। It is not surprising, therefore, that SBI's non-compliance with direction of Supreme Court is fueling public suspicion. Bank is attempting to evade revealing donors' identity before general election. तो यहाँ पे ओवरऑल देखिए जो मैसेज है ये जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और जितने भी डोनेशंस की आइडेंटिटी है, इंफॉर्मेशन है, उसको टालने की कोशिश कर रहा है। 2024 के इलेक्शन को टालने की कोशिश से पहले इंफॉर्मेशन रिलीज करना टालने की कोशिश कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रलिटी ऑफ द वोटर्स राइट टू नो। तो देखिए यहाँ पे फिर बात करी है कि जो हमारा राइट टू नो है, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर, तो उसका एक एनालिसिस है यहाँ। In the judgment, court held that the voters' right to information includes right to know financial contributions to a political party because it influence on electoral politics and governmental decisions. तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो लोगों का जानने का अधिकार है, ये पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एक्वायर कर रहा है, इस पे भी लागू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी से फंड एक्सेप्ट करती है
कि इसका सीधा सीधा असर डेमोक्रेसी पे पड़ता है और गवर्नमेंट सरकार के डिसीजंस पे भी पड़ता है। Contribution made by companies are purely business transactions made with intent of securing benefits in return। तो जो अलग अलग फंडिंग होती है, देखिए, जो स्पेशली कंपनीज जो हैं इलेक्शन में फंड करती हैं, उनका जो पर्पस होता है प्योरली बिजनेस पर्पस होता है कि कोई भी कंपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे, तो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद उस कंपनी को फेवर करे, उसके फेवर की पॉलिसीज लाए। That 94% of the electoral bond in value were in denomination of 1 crore is an indication of quantum of corporate funding। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है, अभी तक जितना अमाउंट डोनेट किया है उसमें से 94% जो है वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन के ऊपर है, कि 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में सारा अमाउंट पे किया गया है। तो ये दिखाता है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही कर पाएंगे, इंडिविजुअल्स नहीं कर पाएंगे। तो 94% जो है 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में है, तो इसका मतलब हमारे कंट्री में कॉर्पोरेट फंडिंग बहुत भारी मात्रा में हो रही है। Court ruled that the information about sources of political party funding would enable voters to assess if there is a correlation between policy making and financial contribution। तो कोर्ट ने ये बोला है कि अगर लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि कौन सी कॉर्पोरेट जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो पॉलिसीज बन रही हैं, सरकार जो पॉलिसीज बना रही है, और कौन सी कॉर्पोरेट जो है उसे डोनेट कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि डोनेशन के बाद जो पॉलिसीज बन रही हैं क्या वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस कॉर्पोरेट को फेवर कर रहे हैं कि नहीं। तो लोगों के पास ये जानने का अधिकार हो जाएगा अगर इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। And once again, it is up to the Supreme Court to call out SBI delaying tactics and uphold the voters' constitutional right to know under Article 19(1)(a). It needs to ensure that timelines are defined in judgment for disclosing the details। तो यहाँ पे बोला गया है कि आगे देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये SBI को कैसे और अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है, एंड कैसे लोगों का जो फ्रीडम और राइट टू इंफॉर्मेशन है उसे अपहोल्ड कर सकता है। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट को एक टाइमलाइन निर्धारित कर देनी चाहिए कि इतने समय के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को सारा डेटा सबमिट करना है, क्योंकि अगर ये हो सके तो वोटर्स के पास काफी ज्यादा पावर होगी कि वो अपना जो डिसीजन है वोटिंग का और बेहतर ढंग से ले पाए। The bench that was led by the Chief Justice of India had noted in its judgment that information about funding to political parties is essential for a voter to exercise their freedom to vote। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस जजमेंट में उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन वोटर के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि जो उसका फ्रीडम ऑफ वोट है, वोट डालने का जो अधिकार है, वो और अच्छे से उसे एक्सरसाइज कर। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल का एनालिसिस। उसके बाद आता है नॉट लॉ नॉट ड्यूटी, इंडियंस आर बीइंग लर्ड इनटू फाइटिंग इन अदर कंट्रीज वॉर। तो अगर इसके रेलेवेंस देखें, इसके बारे में जैसे हम बात कर चुके हैं कि इंडियंस को रशिया या यूक्रेन में रशिया यूक्रेन में बुलाया जा रहा है क्योंकि वहां पे मैन पावर की शॉर्टेज पड़ रही है। तो काफी सारे इंडियंस वहां पे गए हैं, लेकिन वहां पे जाके उनकी डेथ हो रही है क्योंकि वहां पे वॉर चल रहा है। और काफी सारे इंस्टेंसेस में जो इंडियंस हैं उनको फ्रंट लाइन पे रखा गया है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया है। तो अगर इसकी रेलेवेंस देखें तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इसमें इंडिया के और दूसरे कंट्रीज के जो रिलेशन है, जैसे इंडिया रशिया या फिर आपका इंडिया यूक्रेन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो माइग्रेशन वाले एस्पेक्ट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले एस्पेक्ट आते हैं, एंड डायस्पोरा वाले एस्पेक्ट आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पूरे आर्टिकल को एनालाइज करना है, देखना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आर्टिकल में क्या बात हो रही है। तो इंडिया, यहाँ पे हेडलाइन है इंडियंस आर बीइंग ल्यूर्ड इनटू फाइटिंग अनदर कंट्रीज वॉर, कि युद्ध किसी और देश का है लेकिन इंडियंस को वहां पे बुलाया जा रहा है ताकि इंडियंस उस युद्ध में हिस्सा लें। तो ये एक काफी गलत बात है।
तो देखिए अभी रिसेंटली सेकेंड इंडियन की डेथ हो चुकी है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, एंड ये अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कंफर्म हुआ है, एंड is a proof of toll the situation is taking on Indians who have been lured into working with the Russian military। तो इंडियंस को रशियन मिलिट्री के साथ काम करने के लिए बुलाया जा रहा है और उन्हें सीधे युद्ध के मैदान पे भेजा जा रहा है ये कह के। The story of dozens of Indians stuck at frontline war। तो ये जो है इसके ऊपर द हिंदू की पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है, एंड इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं सीबीआई के माध्यम से कि जो वहाँ का वीज़ा जो इशू कर रही हैं एजेंसी, या फिर जो उन लोगों को रिक्रूट कर रही हैं, उन लोगों पे रेड डल रही है सीबीआई की, ताकि जिन लोगों को बेवकूफ़ बना के वहाँ पे ले जाया जा रहा है, जिन लोगों को झूठे वादे देके वहाँ पे ले जाया जा रहा है कि अच्छी वहाँ पे नौकरी होगी, वहाँ पे युद्ध के मैदान में नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, तो ऐसा झांसा देके लोगों को वहाँ पे बुलाया जो जा रहा है उसको सीबीआई रेड मार के कम करना चाह रहा है। Many of them were duped by online video advertisement that promised safe jobs with military far from the front line, indicating lucrative jobs in neighboring यूरोपियन शेंजन स्टेट्स। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं ये ऑनलाइन वीडियो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, और इन एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला जा रहा है कि वहाँ पे लोगों को एक सुरक्षित नौकरी मिल सकती है, एंड उसके माध्यम से फिर वो लोग यूरोपियन शेंजन स्टेट्स में भी, यूरोपियन यूनियन में भी जा सकते हैं काम करने। The MEA has now issued advisories and a statement with appeal not to be swayed by such offers। तो अब जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब ये निर्देशन जारी किया है कि लोग जो हैं ऐसी चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो, एंड लोग इस तरीके से वहाँ पे ना जाएं। लोगों को एक टाइप से आगाह करने की कोशिश करी है कि ऐसा चल रहा है, एंड लोग जो हैं ऐसे गलत एडवर्टीजमेंट के झांसे में ना आए। The government's action are much delayed and cold comfort to families of the two men from Surat and from Hyderabad whose bodies are yet to be repatriated। तो जो सरकार का ये जो कदम है सर, फाइनली अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गाइडलाइन निकाली है, एडवाइजरी निकाला है कि इस मामले में लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये काफी समय बाद आ रहा है। इतने समय बाद कि अब तक अब 2 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, अब जाके क्यों आ रहा है। तो what is most surprising is that government has only spoken about the dangers of Russian offers for military jobs now, when it is clear that the online ads recruitment have been taking place for months। तो यहाँ पे एक और चौंका देने वाली बात यह है कि सरकार को पता है कि ये जो रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और रिक्रूटमेंट काफी महीनों से चले आ रहे हैं, एंड सरकार ने उसे अब जाके बोला है। और ये भी इंपॉर्टेंट जानने की बात है, यहाँ पे सरकार ने सिर्फ एक गाइडलाइन जारी करी है, सिर्फ बोला है लोगों के से कि आप सावधान रहें, ना कि उन एड्स को डायरेक्टली बैन किया है या डायरेक्टली टेक डाउन किया है। The government seems to have been made aware of problem only after a member of parliament from Hyderabad wrote to MEA asking for assistance in bringing some of its constituents back। एंड ये वाला जो इशू है, ये वाला इशू देखिए सामने महीनों से चला आता रहा है, एंड सामने भी तभी आ रहा है जब कोई हैदराबाद का कोई एमपी रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट में कि वहां पे जो हैदराबाद का जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है उनको वापस लाया जाए, तब जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके लिए एक्शन लिया। Since then, officials have given vague account of the number of those, about 20, who may have been already traveling to the danger zone। Now, after CBI raid, they have identified at least 35 men। तो इतना सब होने के बाद अब जाके हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि रशिया गए हुए लगभग 35 लोग ऐसे हैं जो कि वहां पे ऑनलाइन एड के माध्यम से चले गए हैं काम करने। अकाउंट फ्रॉम दोज इन द रशिया पुट द नंबर वेल ओवर 100। तो सीबीआई की जांच के हिसाब से इंडिया से लगभग 35 लोग गए हैं, लेकिन अगर रशियन इंफॉर्मेशन को देखें तो 100 से ज्यादा इंडियंस अभी तक वहां पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि सरकार को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है क्यों ये जो कदम है इतने समय बाद लिया जा रहा है, एंड उन सारे लोगों को वापस लाने के लिए कोई पहल क्यों नहीं उठाई जा रही है। It has also dodged questions on why it has simultaneously green lighted a massive recruitment drive to Israel, another conflict zone। तो
सरकार जो है इस बात पे भी जवाब नहीं दे रही है कि इजराइल में भी अब रिक्रूटमेंट ड्राइव इसी तरीके का चल रहा है, लेकिन वहां पे भी लोग जाके उनकी डेथ हो रही है, लोग जो है वहां पे वॉर जोन में जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेके भी अभी कोई जवाब नहीं दिया है। The priority is to bring them home safely, but also to ensure that others are not into harm's way, driven by difficult economic situation back home. तो सरकार की प्रायोरिटी यहाँ पे ये होनी चाहिए कि इन लोगों को सही सुरक्षित घर वापस लाना चाहिए एंड उनको कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जब वो वापस आए अपने देश में तो जो डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से उन्हें नुकसान ना पहुंचने पाए। तो ये हो गया आपका सेकेंड आर्टिकल। उसके बाद है क्राइसिस ऑफ टाइम, रैपिड ग्रोथ सच एज बेंगलुरु। तो यहाँ पे देखिए बेंगलुरु के वाटर क्राइसिस के बारे में बात हो रही है, तो इसकी देखिए रेलेवेंस, ये आपका काफी ज्यादा मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल है एंड ये देखिए ये आपका GS1 जो है उसमें काम आ सकता है। GS1 में जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है। ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के अंदर आप पढ़ सकते हैं अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद आपका आता है GS3, आपका एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक। उसके अंदर भी आपका क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये आर्टिकल में क्या बात हो रही है। रैपिड ग्रोथ सच एज बेंगलुरुज एंड शॉर्ट टर्मिज्म कैन नॉट कोएग्जिस्ट, कि ऐसा हो कि बेंगलुरु जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाए और शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे सारी सुविधाओं हो, शॉर्ट टर्म के लिए ही सारे बेनिफिट्स हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए द कर्नाटका वाटर क्राइसिस हैज अफेक्टेड मोर देन 7,000 विलेजेस, 1100 वार्ड एंड 2200 तालुका सो फार। तो पूरे कर्नाटका में एक वाटर इशू का मुद्दा सामने आ रहा है जिसकी वजह से इतनी जगहों पे उसका असर पहुंच चुका है। The problem encompasses Mandya and Mysore district, where a major Kaveri river watershed and Krishnaraj Sagar Dam are located, and both important sources of water to Bengaluru. तो देखिए मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन दो मेन डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, मंड्या एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आपकी कावेरी नदी जा रही है और जो कावेरी नदी है ये आपके बेंगलुरु के वाटर सप्लाई की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। While the capital has hogged the headline, the effect of the crisis are wider. And हाँ, बेंगलुरु जो है कैपिटल है इसलिए वहां के वाटर इशू को ज्यादा वहां पे अहमियत देखने को मिल रही है, उसका जो इशू है ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन ये जो ओवरऑल इशू है ये सिर्फ कैपिटल में ही सीमित नहीं है, कैपिटल के बाहर भी इसका ये बहुत बड़ा इशू है। तो अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इसका कारण क्या है, पिछले साल जो कम बरसात हुई थी वो इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। और उसके 2022 में जो सरप्लस रेनफॉल हुई थी कि 2022 में काफी ज्यादा रेनफॉल हो गई और 2023 में काफी कम रेनफॉल हुई है। एंड इसकी वजह से जो कावेरी नदी में जो पानी रिफिल होता है, ये रिप्लेनिश होता है, वो ढंग से नहीं हो पाया है। Erratic rainfall is not new to Karnataka. The Coffee Agroforestry Network project decade ago assessed 60 years of data and found a rainy season over Kodagu has shrunk by 2 weeks in 3 decades, while annual rainfall seemed undulating 12 to 14 year cycle. तो स्टडीज के माध्यम से ये पाया जा रहा है कि अब कर्नाटक में जो बरसात का पैटर्न है वो बहुत बड़े तरीके से बदल रहा है और जो ओवरऑल डेज हैं, रेनी डेज हैं कर्नाटक में, वो कम होते जा रहे हैं। Yet the crisis now has come as a surprise thanks to Bengaluru's lack of preparation. तो देखिए ये जो ओवरऑल इशू है सामने ये इसलिए रहा है क्योंकि बेंगलुरु जो सिटी है ये प्रिपेयर्ड नहीं रहा है कि ऐसे किसी इशू को फेस कर सके, प्रिपेयर रह सके।
और ये देखिए इतनी आयरनी है कि ये जो है इंडिया वन ऑफ द इंडियाज वेल्दीएस्ट अर्बन म्यूनिसिपैलिटी है। यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड है इंडिया में, लेकिन फिर भी ये जो सिटी है प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है एंड होम टू मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। बेंगलुरु कंज्यूम्स रफली 1400 मिलियन लीटर्स अ डे ईच फ्रॉम कावेरी एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स। तो अगर वहां के वाटर डिमांड की बात करें तो वहां पे 1400 मिलियन लीटर्स की वहां पे जरूरत होती है, और ये जरूरत नदी से पूरी होती है, नदी भी कावेरी नदी, और वहां पे जो ग्राउंड वाटर होता है उसके माध्यम से पूरी होती है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम सबसे पहले ये है कि जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर हम निकालते तो हैं, लेकिन बरसात के महीने में ग्राउंड जब बारिश होती है तो जमीन पे जब पानी पड़ता है वो नीचे जाता है, जमीन सोख लेती है और वो ग्राउंड वाटर में जाके उसे वापस भर देता है। तो इसके माध्यम से पानी ग्राउंड वाटर से निकलता है और बरसात के आने पे वापस से भर जाता है। लेकिन अब वहां पे ये क्या हुआ है कि ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है, जिस दर पे जो वहां का ग्राउंड वाटर है फिर से भर रहा है, वो बहुत धीमा है। लेकिन लोगों का जो यूजेज है ग्राउंड वाटर का वो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो पहली बात तो ये डिफरेंस है। वेल कावेरी rate is much lower while the Kaveri was compromised by last year deficient rain। तो जो ग्राउंड वाटर का इशू आ रहा है वो रिचार्ज वाला इशू है, और जो कावेरी नदी में पानी नहीं है वो आपके पिछले साल जो कम बारिश हुई थी उसके कारण हो रहा है। एंड ये जो है डिपेंड कर रहे हैं कि बेंगलुरु का खुद का अपना डिमांड क्या है। द सिचुएशन इज वर्थ फर्दर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। This is ironic because these areas do not receive piped water from Kaveri and depend upon the groundwater and water tankers, whereas the city was engineered for centuries until the 19th to move away from water from distant sources and towards the surface lakes. Seasonal lakes have since dwindled, while perennial lakes have been strangled by concretization and sewage. तो ये जो इशू है बेंगलुरु एंड सराउंडिंग रीजन्स में है, एंड वहां पे मेनली जो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज होने के अलग अलग माध्यम होते थे वो खत्म होते जा रहे हैं। तो जो वहाँ के लेक्स होते थे वो खत्म किए जा रहे हैं, जो वहाँ पे ग्राउंड होता था उस पे सड़कें बन गई हैं, घर बन गए हैं। तो अब ऐसी जमीन बची नहीं है जिससे पानी जो है फिल्टर होकर नीचे जा सके। काफी कॉन्क्रीटाइजेशन होने लगा है एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा सीवेज इकट्ठा होने लगा है, सीवेज का वहाँ पे बहुत ज्यादा। Climate change is a crisis of time, precipitates non-linear changes that lead to disproportionate and sometimes irreversible outcomes, forcing underprepared governments to mount rapid responses to force that have been fostering for decades। तो देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी एस्पेक्ट है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका जो इम्पैक्ट है आप डायरेक्ट इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो हमेशा से इश्यूज चले आ रहे हैं पानी से संबंधित, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इश्यूज और भी बड़े स्तर के बन जाते हैं एंड उनका जो परिणाम होता है वो इतना परमानेंट नेचर का होता है कि उसे जल्दी सुधारा नहीं जा सकता। एंड जब भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऐसे इश्यूज आते हैं तो सरकार क्या करती है, सरकार फिर शॉर्ट टर्म मेजर्स लेके उसे सुधारने की कोशिश करती है। इवन इफ erratic rainfall is unrelated to climate change, the phenomena only promises more unpredictability। तो भले ही देखिए जैसा कि हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर हम क्लाइमेट चेंज और कम रेनफॉल के बीच में हम डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं भी कर सकते, लेकिन फिर भी ये कहना सही होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ सकती है, कि हम नहीं पता लगा सकते कि किस साल कम बरसात होगी या किस साल ज्यादा वर्षा होगी। इन दिस रिगार्ड बेंगलुरु most Indian cities will achieve little when they mount stopgap measures in event of a crisis। तो जब हमें पता है कि इस तरीके की समस्याएं हैं तो rather than taking short term measures हमें सीखना चाहिए कि अब समय है कि हम लोग लॉन्ग टर्म मेजर्स को ज्यादा प्राथमिकता दें। Rapid growth such as Bengaluru has had this century, short termism cannot coexist। कि हम ये नहीं कर सकते कि किसी भी इशू को टैकल करने के लिए हम सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ले। अगर हमें रैपिड तेजी से आगे बढ़ना है तो तेजी से आगे ग्रोथ के साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
एंड इसके लिए हमें अलग अलग तरीके के सोल्यूशन चाहिए होंगे, पॉलिसीज में रिवीजन चाहिए होगा, हमें एक सर्कुलर वाटर इकोनॉमी चाहिए होगी। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी मतलब कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी वेस्ट बिल्कुल ना जाए, उसे रिसाइकल करके किसी ना किसी माध्यम से फिर से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारी निर्भरता है अलग अलग वाटर सोर्सेस के ऊपर वो कम हो सके। मैक्सिमाइजेस द यूटिलिटी ऑफ एवरी लीटर, कि एक एक लीटर उसी पर्पज के लिए यूज हो जिसके लिए होना चाहिए। रिड्यूस सिटीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, कि सिटी जो है ग्राउंड वाटर के ऊपर कम डिपेंड हो, या बाहरी जो पानी के स्रोत हैं उनके ऊपर कम डिपेंड हो, और उसके खुद के पानी के स्रोत। एंड नॉट फॉरगेट अ क्लीन एंड हेल्दी कावेरी, और आखिरी में बोला है क्या किया जा सकता है कि वहां की जो नदी है कावेरी, उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। चलिए उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल पे हम लोग आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। तो हम जानते हैं कि अभी कौन सा सिस्टम चल रहा था, जो इसका नाम था फास्टैग। ये आपका जो टेक्नोलॉजी है RFID की टेक्नोलॉजी के हिसाब के बेसिस पे चलती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की। हमारी जो कार होती है उसके ऊपर एक टैग लगाया जाता है, और जैसे क्रेडिट कार्ड के अंदर जो चिप होती है, आपके मेट्रो कार्ड के अंदर में चिप होती है, वैसी ही चिप यहाँ पे भी एक लगी रहती थी, जो कि आपका इंफॉर्मेशन बताती है और आपका अकाउंट बैलेंस बताती है। एंड कभी भी कोई भी कार अगर जैसे ये रोड है और कोई भी कार अगर टोल गेट से होके गुजरती है, तो अपने आप जब यहाँ से गुजरेगी, ये टोल गेट जो है इस कार्ड को एनालाइज करेगा, देखेगा कि कौन सी कार है, क्या नंबर है, किस नाम पे रजिस्टर्ड है, एंड इसमें कितना पैसा है। और इस टोल पे मान लीजिए अगर 10 रुपए लगता है यहाँ से जाने का, तो इससे ऑटोमेटिकली 10 रुपए माइनस हो जाएंगे, और ये किसी भी वॉलेट की तरह रिचार्ज हो जाएगा। तो अभी तक ये वाला सिस्टम था, लेकिन इस सिस्टम में कुछ कुछ कमियां होने की वजह से अब एक नया तरीके का और एक और ज्यादा एडवांस सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। द इंडियन गवर्नमेंट्स प्रपोज सैटेलाइट बेस्ड हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम। तो अब हम लोग RFID आगे बढ़ के सैटेलाइट वाला जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या सिस्टम है। तो ये जो नया सिस्टम है ये आपका सैटेलाइट नेविगेशन के पर आधारित है, एंड इसको कोशिश की जा रही है कि 2024 के इलेक्शन से पहले इसे लागू कर लिया जाए। इस सिस्टम के आने के बाद से जो हमारे टोल बूथ का सिस्टम होता है वो खत्म किया जा सकता है, कि अब से कोई भी टोल बूथ नहीं हुआ करेगा पूरे रास्ते पे। और टोल बूथ की वजह से जो अलग अलग बैरियर होते थे, कि हाईवे पे चलते चलते टोल बूथ आते हैं, अलग अलग बैरियर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है स्लो हो जाता है, जाम लगने लगते हैं हाईवे पे, लोगों का मूवमेंट और लॉजिस्टिक का मूवमेंट स्लो हो जाता है। ये सारी दिक्कतें जो है कम की जा सकती हैं। तो देखिए अब ये काम कैसे करेगा। देखिए अब जितनी भी गाड़ियां होंगी उनमें एक ऑन बोर्ड यूनिट लगाई जाएगी, एक टाइप से GPS ट्रैकर जैसा कुछ लगाया जाएगा, ठीक है। द ट्रैक्स लोकेशन यूजिंग गगन इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो एक टाइप से ट्रैकर जैसा कुछ होगा जिसको हम ऑन बोर्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। वो गाड़ी में फिट कर दिया जाएगा, और ये जो ऑन बोर्ड यूनिट है ये आपका डायरेक्टली आसमान में जो आपका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो कि गगन जिसका नाम है, जैसे यूनाइटेड स्टेट का GPS है, वैसे ही इंडिया का गगन सैटेलाइट सिस्टम है। तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता रहेगा, कि जो गाड़ी है ये गाड़ी डायरेक्टली इस सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ी रहेगी, और ये गाड़ी के अंदर एक चिप लगी होगी जो इस सैटेलाइट को लगातार बताती रहेगी कि गाड़ी कहाँ कहाँ कब जा रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। हाईवे कोऑर्डिनेट्स वुड बी स्टोर्ड इन अ डिजिटल सिस्टम, की गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है इसके कोऑर्डिनेट्स एक अलग से इसके सिस्टम में सेव होते रहेंगे ताकि डेटा हो। सॉफ्टवेयर वुड कैलकुलेट द टोल बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिटेक्ट द अमाउंट फ्रॉम डिजिटल वॉलेट लिंक्ड टू OBU। तो ये जो सैटेलाइट है ये डेटा इकट्ठा करेगा, और ये डेटा जो है कैलकुलेट करेगा कि ये गाड़ी कितना किलोमीटर ट्रैवल करे, एंड उसके हिसाब से अपने आप ये जो आपका ऑनबोर्ड यूनिट है ये भी आपका फास्टैग की तरह कुछ पैसे स्टोर करेगा,
और मान लीजिए ये सैटेलाइट ने एनालाइज किया कि ये गाड़ी 10 किलोमीटर चली, तो 10 किलोमीटर का मान लीजिए अगर 10 रुपए होता है तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करते ही इस ऑन बोर्ड यूनिट से 10 रुपए जो है माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से गाड़ी में कांस्टेंट ट्रैक होता रहेगा, गाड़ी में कुछ अमाउंट होगा एंड वो जीपीएस से कनेक्टेड होगा। जीपीएस देखेगा गाड़ी कितना ट्रैवल कर रही है एंड किलोमीटर्स ट्रैवल के हिसाब से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे किसी भी टोल बूथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। Gantries with CCTV camera would be installed at interval to capture license plates and enforce compliance। और इसी के साथ अलग अलग जगहों पे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि इंफॉर्मेशन हो एंड इसको जो रूल है उसको लागू किया जा सके अच्छे। अब इसके फायदे क्या होंगे, तो यहाँ पे पे एज यू यूज वाला सिस्टम होगा। यूजर्स वुड ओनली पे फॉर द डिस्टेंस दे ट्रैवल। ठीक है, तो अभी क्या होता था कि जो टोल होता था, टोल मान लीजिए आपके 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, मान लीजिए 10 किलोमीटर का रास्ता है एंड टोल आपसे उतना हाईवे का रास्ता ट्रैवल करने के लिए आपसे 100 रुपए लेता है। ठीक है, तो जो गाड़ी अगर चल रही होगी वो अगर पूरा 10 किलोमीटर ट्रैवल करे तब तो उसका पूरा का पूरा पैसा वसूल होगा, पूरी की पूरी वैल्यू वो पे कर रहा होगा। लेकिन मान लीजिए किसी गाड़ी को इसी जगह पे 2 किलो टोल बूथ से निकलने के बाद 2 किलोमीटर पे ही उसकी डेस्टिनेशन हो, लेकिन वो पैसा तो फिर भी 8 किलोमीटर का दे रहा है, तो यहाँ पे उसका पैसा जो है वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये होगा कि जो सैटेलाइट वाला सिस्टम है वो सिर्फ इतने डिस्टेंस को ही चार्ज करेगा और सिर्फ इतने में जितना पैसा लगता है जो 20 रुपए होगा सिर्फ उतना ही उस आदमी का कटेगा। तो जितना गाड़ी चलाएंगे सिर्फ उतना ही पैसा कटेगा, उससे ज्यादा नहीं कटेगा। बैरियर फ्री मूवमेंट होगा कि रास्ते में बैरिकेड कम होंगे, जाम कम लगेंगे, तो इसकी वजह से जो ट्रैफिक है जाम जो है कम लगेंगे। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट कंपेयर टू द करंट फास्टैग सिस्टम, तो इसकी वजह से सरकार को का भी खर्चा बचेगा। अभी क्या है, टोल बूथ बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसमें खर्चा आता है, उसके लिए अलग अलग कंप्यूटर चाहिए होते हैं, अलग अलग पूरा मशीनरी चाहिए होती है। ठीक है, उसमें खर्चा आता है और काफ़ी सारा मैन पावर लगता है, उसमें खर्चा आता है। अभी ये होगा कि अभी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मैन पावर को रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिकली सैटेलाइट के बेसिस पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चैलेंज क्या आ सकता है, चैलेंज ये आ सकता है कि मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं हैं और वो ट्रैवल कर रहा है, तब उससे कैसे पैसा चार्ज किया जाए और उन लोगों से कैसे डील किया जाए जो कि पेमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको बिना टोल बूथ के ऑपरेट करने में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ सकती हैं। व्हीकल्स विद ओबीयू और विद स्विच ऑफ डिवाइसेस, तो सबसे पहले व्हीकल्स में इस ओबीयू की जरूरत पड़ेगी। ये एक टाइप से आपका जीपीएस ट्रैकर जैसा होगा जिसका अपना एक टाइप से वॉलेट होगा। ठीक है, ये बताएगा कॉन्स्टेंटली कि कोऑर्डिनेट्स बताएगा सैटेलाइट्स को कि गाड़ी कब कहाँ जा रही है और सैटेलाइट कैलकुलेट करके सीधे वॉलेट से पैसा डिडक्ट कर लेगा। Using cars OBU on a truck to pay lower tolls. Lack of a nationwide automatic number plate system infrastructure for capturing violation. Dependency on quality of license plate which varies across region. तो ये देखिए इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। और ठीक है, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को लगाने के बाद उसे ऑफ कर दें तो ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। अब जैसे जानते हैं हम कार और ट्रक का जो टोल है वो अलग होता है, तो क्या होगा कि अगर कोई ट्रक वाला जो है वो कार वाला ओबीयू ट्रक में यूज करें तो वो एक समस्या आ जाएगी। अभी हमारे कंट्री में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कौन सा व्यक्ति कहाँ वायलेशन कर रहा है उसको जानना मुश्किल है। डिपेंडेंसी ऑन क्वालिटी ऑफ लाइसेंस प्लेट्स विच वेरीज अक्रॉस रीजन की, ये काफ़ी सारा जो सिस्टम है कैमरे का लाइसेंस प्लेट की क्वालिटी पे निर्भर करेगा, तो वो अगर अच्छी नहीं होगी तो समस्या आ सकती है। मेंडिंग रेगुलेशन टू एड्रेस अनपेड टोल्स, डिफाइन ऑफेंसेज एंड पोटेंशियली मैंडेट ओबीयूज, तो ये कुछ इसके कठिनाइयाँ आ सकती हैं। देखिए यहाँ पे प्राइवेसी का भी एक कंसर्न है कि इंडियन सैटेलाइट को यूज करके
यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी वाले कंसर्न्स आ सकते हैं, ठीक है। द रिसेंटली पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस बट सम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स रिमेन क्रिटिकल। तो करंट सिस्टम एंड फ्यूचर की अगर बात करें तो द न्यू सिस्टम वुड कोएग्जिस्ट विद द फास्टैग सिस्टम। तो देखिए ये बोला गया है कि जो नया सिस्टम आएगा ये फास्टैग के सिस्टम के साथ कोएग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है फास्टैग वाले सारे टोल बूथ को ध्वस्त कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया, नहीं, वो भी रहेंगे, साथ में ये भी रहेगा। अ डिसीजन ऑन वेदर ओबीयू विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल इज येट टू बी मेड। तो ये जो निर्णय है कि ये जो ओबीयू वाला सिस्टम है ये फास्टैग रहने के बाद भी क्या हर गाड़ी में ओबीयू लगाने की जरूरत है या नहीं है, इस पे अभी निर्णय लेना बाकी है। फास्टैग्स हैव अचीव्ड हाई कंप्लायंस 98.9% बाय दिसंबर 2023। अगर फास्टैग की बात करें तो लगभग इंडिया की 99% गाड़ियों में फास्टैग लग चुका है। Overall, the proposed satellite-based toll collection offers potential benefits but faces challenges in enforcement. तो ओवरऑल ये हो गई आपकी समरी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको आज के इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।